हेलो दोस्तों। रेलवे में नौकरी की इच्छा रखने वाले दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत लंबे समय से इंतज़ार था कि रेलवे में वैकेंसी कब आएगी। ग्रुप डी पोस्ट पर जो वैकेंसी आती है वो थोड़ा लार्ज स्केल पर वैकेंसी आती है, ज़्यादा सीट रहता है। वर्षों से इंतज़ार की घड़ी थी कि कब आएगी वैकेंसी, तो वो इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो गई है और रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। कुल 32,438 सीट है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वैकेंसी बहुत दिन से नहीं आई थी और उस हिसाब से तो सीट नहीं है, लेकिन फिर भी 32,000 सीट है तो अच्छा खासा सीट है। तो इसके लिए फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, कितना पैसा लगता है, कैसा एग्ज़ाम होगा, ये सब कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि अगर किन्हीं तक अभी तक जानकारी नहीं पहुंच पाई होगी तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से उन्हें जानकारी मिल जाए और अगर वो इच्छुक होंगे फॉर्म भरने का तो वो भी फॉर्म भर लें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर कर दें। इस वीडियो में हम फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक का कंप्लीट जानकारी A to Z सारा बताने वाले हैं। सब पॉइंट वाइज पॉइंट बताएंगे, कैसे क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, क्या भरना है, कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या क्या पूछेगा, ये सब जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। साथ ही जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, उस नोटिफिकेशन को भी दिखाएंगे। हालांकि नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, करीब 60-70 पेज का नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन को शॉर्टकट में हम सबसे पहले बता दे ले रहे हैं कि क्या क्या ज़रूरत वाला चीज़ है इसमें से। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन को बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या क्या चाहिए इसको शॉर्ट में हम बता दे लेते हैं। सबसे पहली बात है कि इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट 23 जनवरी 2025 से शुरू हो गया है और क्लोजिंग डेट, इसका अंतिम जो फॉर्म भरने का डेट है वो 22 फरवरी 2025 तक है। यानी कि कुल 1 महीना का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो 22 फरवरी अंतिम तिथि है, तब तक के लिए इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि अंतिम तिथि में क्या होता है कि साइट सही से नहीं खुलने लगता है, जिसके कारण से बहुत से कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप भी नहीं हो पाता है। तो अगर सारा पेपर कंप्लीट है तो अंतिम तिथि का इंतज़ार कभी नहीं करना है। उसके बाद आगे है कि इसका फॉर्म क्लोजिंग डेट है भरने के लिए 22 फरवरी और फ़ी पेमेंट करने के लिए है डेट 24 फरवरी तक। 24 फरवरी तक फ़ी जमा हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ, सबसे पहले तो कोशिश करना है कि फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई गलती नहीं करें। गलती हो जाने के बाद फिर बहुत परेशानी होती है। हो सकता है तो ये वैकेंसी जो इतने इंतज़ार के बाद आई है उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हो अगर गलती फॉर्म भरा गया कुछ उसमें। तो इसलिए कोशिश करना है गलती नहीं करें कुछ। अगर थोड़ा मोड़ा कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसको सुधार करने के लिए फिर 25 फरवरी से 6 मार्च तक का समय दिया गया है। ये 10 दिन के बीच में उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं अगर गलती हो गया है तो। उसमें भी क्राइटेरिया उसका है कि क्या सुधार कर सकते हैं, क्या सुधार नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में। और लेकिन उसके लिए है कि 250 रुपये का पेमेंट भी करना पड़ेगा, तभी वो सुधार करने के लिए मौका दिया जाएगा। जितना बार सुधार करना चाहेंगे उतना बार सुधार हो जाएगा इस डेट के बीच में, लेकिन हर बार 250 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। कुल सीट तो बता दिए 32,438 है। एज क्या होना चाहिए इसके लिए, तो एज है, ऐसे रेलवे में जो वैकेंसी पहले आती थी उसमें एज रहता था 18 से 33 वर्ष तक। लेकिन चूंकि ये वैकेंसी कई वर्षों से नहीं आ रही थी, इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि कोरोना के कारण से वैकेंसी टाइम पर नहीं आई, तो इसके लिए 3 वर्ष का छूट सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को दिया गया है। चाहे वो जनरल हो, चाहे ST SC हो, OBC हो, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों, सभी को ये 3 वर्ष का छूट दिया गया है। तो अभी 18 से 33 की जगह पे 18 से 36 वर्ष
उम्र दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, और ये उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। उसके बाद जो छूट दिया जाता है ओबीसी को 3 वर्ष के लिए, एसटी एससी को 5 वर्ष के लिए, तो ये सब छूट फिर अलग से है, लेकिन ये 18 से 36 वर्ष का जो उम्र है ये सभी के लिए है। आगे है फ़ी कितना लगेगा, तो फ़ी है 500 रुपये पेमेंट करना है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये सभी के लिए, सभी मेल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए और एसटी एससी के लिए है 250 रुपया। यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 500, और किसी भी कैटेगरी का फीमेल हो, एसटी हो या एससी कैंडिडेट हो, वो सब के लिए फ़ी है 250 रुपया। अब फ़ी में है कि ये रिफंडेबल है फ़ी कुछ, जैसे 500 रुपये अभी फ़ी लग रहा है फॉर्म भरने के टाइम में। जब एग्ज़ाम इसका हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी, उसमें एग्ज़ाम दे देने के बाद चाहे कोई क्वालिफाई करे या नहीं करे, लेकिन फ़ी जो 500 लिया गया उसमें से एग्ज़ाम देने के बाद 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। 400 रुपया, और जो 250 रुपया अभी पेमेंट करेंगे वो सब का 250 रुपया वापस कर दिया जाएगा। तो ये 400 पूरी वापस नहीं होगा, इसमें से बैंक का कुछ चार्ज है, वो चार्ज को काट करके वापस किया जाएगा। आगे है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगा। इसके लिए तो क्वालिफ़िकेशन पहले बहुत लोग बोल रहे थे कि आईटीआई चाहिए, कि मैट्रिक चाहिए, कि इंटर चाहिए, इसमें परेशान हो रहे थे। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए स्पष्ट दे दिया है यहाँ पे कि मैट्रिक पास होना चाहिए। आईटीआई है तो भी ठीक है, नहीं आईटीआई है फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देते हैं क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर, कि अगर कोई परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी 22 फरवरी तक फॉर्म भरने का डेट है तो हम फॉर्म भर देते हैं, जब तक एग्ज़ाम लिया जाएगा तब तक मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ऐसा अगर कोई है तो वो फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि इसमें स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2025, उस तिथि के अंदर तक डिग्री है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ गया होना चाहिए। उसके बाद से अगर रिजल्ट आता है तो वो मान्य नहीं होगा। इसीलिए अगर रिजल्ट आ गया है तभी फॉर्म को भरें, नहीं तो फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें कुल 15 तरह का पोस्ट है, 15 तरह का पोस्ट ग्रुप डी में निकला हुआ है, और सभी रेलवे भर्ती बोर्ड से सीट का किस बोर्ड से कितना सीट है ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अब किस पद के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो देख करके, और किस बोर्ड से भरना चाहते हैं ये अच्छे से पहले सोच लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि एक कैंडिडेट किसी एक ही बोर्ड से फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं कि हम एक पोस्ट के लिए भर दें कलकत्ता से और दूसरा पोस्ट के लिए भर दें गुवाहाटी से। तो इस तरह में जो कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उस तरह का हाल हो जाएगा कि न कलकत्ता से रहेंगे न गुवाहाटी से रहेंगे, दोनों जगह का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और रेलवे में आगे किसी भी परीक्षा देने के लिए फिर उन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, जहाँ से भरना है वो एक ही बोर्ड से भरना है। पद जो भी देना है, जो भी अपना पसंद का है, 15 पद है 15 तरह का, तो उसमें से जो पद सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो पद को पहले चॉइस में दें। उसके बाद जो अगर वो पद नहीं मिला तो जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पद को दूसरा नंबर पर दें। अगर वो भी पद नहीं मिलेगा तो किस पद में आप जाना चाहते हैं उसके लिए वो तीसरा पद में, तीसरा प्रेफरेंस में दें उसको। इस तरह से टोटल जिस पद को आप ज़्यादा चॉइस कर रहे हैं उसको एक नंबर में सेलेक्ट करते हुए सभी पद को अपना प्रेफरेंस के अनुसार से भर देना है, और बोर्ड का चयन अच्छे से कर लेना है कि किस बोर्ड में जाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि सीट ज़्यादा देख करके अधिकतर कैंडिडेट वहीं से फॉर्म भर देते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि
जहाँ कम सीट रहता है वहाँ पे कम कट ऑफ में ही हो जाता है सिलेक्शन, और जहाँ सीट ज़्यादा देख करके ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिए रहते हैं वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो अभी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कहाँ से भरने से सीट कम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि कभी कभी कम कट ऑफ हो जाता है कम सीट वाला में ही, और ज़्यादा सीट वाला में ही ज़्यादा कट ऑफ चल जाता है। तो इसको अपना सोच समझ के और भरना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि किसी एक ही बोर्ड से फॉर्म भरना है। पद जितना देना है वो उतना पद का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड कोई भी एक ही होना चाहिए। उसके बाद है परीक्षा। रिक्रूटमेंट कैसे होगा, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, एक चरण में सिर्फ परीक्षा होगा। उसमें रिजल्ट जो देगा वो सीबीटी का रिजल्ट आएगा, वो कुल जो सीट है उसका 3 गुना रिजल्ट देगा। जैसे अगर 40,000 सीट है तो 1,20,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी में कुल 1,20,000 रिजल्ट दे देगा, 3 गुना रिजल्ट मतलब कि देगा। अब 3 गुना रिजल्ट में से उतने लोगों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल में जो पास करेंगे वो सब में से उसको डीवी के लिए सिर्फ जितना सीट है उतना ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। पहला जो रिजल्ट आएगा सीबीटी का उसमें 3 गुना रिजल्ट देगा। उसके बाद फिजिकल लेगा, फिजिकल का जो रिजल्ट देगा उसमें से डीवी के लिए सिर्फ जितना सीट है उतना ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब फिजिकल में क्या क्या होगा इसके बारे में बता देते हैं कि फिजिकल जो मेल कैंडिडेट है वो सब के लिए है कि 35 किलो का वज़न उठाना होगा। 35 किलो का बोरा में हो सकता है मिट्टी या बालू कुछ भरा हुआ रहेगा, उसको उठा करके 100 मीटर तक चलना पड़ेगा 2 मिनट में। इसके लिए 2 मिनट का समय रहेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलो का वज़न उठा करके और 100 मीटर जाना है 2 मिनट में। तो मेल के लिए 35 किलो 2 मिनट में, और फीमेल के लिए 20 किलो 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी। ये अगर इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर मेल के लिए 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ लगाना होगा। और फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना होगा। ये है मेल फीमेल दोनों के लिए फिजिकल में क्या क्या करना होगा उसके बारे में। यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए एक चीज़ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि अगर फीमेल कैंडिडेट कोई हैं और प्रेग्नेंट है तो वो अपना पहले जानकारी बोर्ड को देंगे। उस कैंडिडेट का फिर डिलीवरी हो जाने के बाद जब वो फिट हो जाएंगे उसके बाद लिया जाएगा फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल में क्वालिफाई जब हो जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फिजिकल के लिए तैयारी करने के लिए इतना समय मिल जाएगा जो कि एग्ज़ाम के बाद भी उसका तैयारी कर सकते हैं। तो फिजिकल का तैयारी एग्ज़ाम के बाद भी हो सकता है, पहले एग्ज़ाम निकालना है उसके लिए मेन तैयारी करें। एग्ज़ाम अगर हो जाता है उसके बाद से रिज़ल्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो फिजिकल का तैयारी में लग जाना है, क्योंकि फिजिकल में भी बहुत सा कैंडिडेट छट जाते हैं। दूसरे का तो देख करके लगता है कि इतना समय में तो आसानी से दौड़ लेंगे, लेकिन जब खुद दौड़ने की बारी आती है तो सांस फूलने लगता है अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो। इसलिए फिजिकल का तैयारी भी करना होगा, लेकिन पहले रिटन एग्ज़ाम का तैयारी कर लें, वो एग्ज़ाम दे लेने के बाद फिर फिजिकल का तैयारी करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ST SC OBC EWS EBC ये सब के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, जो रिजर्वेशन चाहते हैं उनके लिए। तो इसके लिए कट ऑफ डेट है 22 फरवरी 2025, यानी कि जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने का उस डेट के पहले ही वो सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। पहले अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, अभी अगर भर देंगे पुराना कोई सर्टिफिकेट होगा उस पर अगर भर देंगे कि बाद में हम फिर नया सर्टिफिकेट बना करके डीवी के टाइम में दे देंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, वो रद्द कर दिया जाएगा।
इसलिए जो भी अगर रिजर्वेशन चाहते हैं, कुछ छूट चाहते हैं, तो सर्टिफिकेट 22 फरवरी के पहले का ही होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट का नंबर भी वहाँ पे भरना होगा। अब एग्ज़ाम पर आते हैं। एग्ज़ाम है वो कुल 90 मिनट का होगा। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में कुल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। इसीलिए तैयारी को थोड़ा अच्छे से कर लेना है। और चूँकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी है, ऑफलाइन एग्ज़ाम रहता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन सीबीटी में है कि अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो फिर बहुत सा क्वेश्चन का मार्क कट जाएगा। जितना क्वेश्चन ऑफलाइन में सॉल्व कर पाते हैं उतना ऑनलाइन में सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं रहा तो। इसीलिए तैयारी के साथ साथ, एग्ज़ाम की तैयारी के साथ में ही कंप्यूटर पर टेस्ट कैसे देते हैं इसके लिए भी थोड़ा तैयारी कर लेना है पहले से ही, ताकि वहाँ समय का बचत हो और मेन वहाँ टाइम मैनेजमेंट ही रहता है। 100 क्वेश्चन बनाना है 90 मिनट में। अब ये 100 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा उसके बारे में बता देते हैं। 25 जो क्वेश्चन है वो रहेगा जनरल साइंस से, जीएस 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन रहेगा मैथ का। 50 क्वेश्चन हो गया। फिर 30 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का, और 20 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स का। कुल हो गया ये 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का हो गया। फिर है आगे रिजल्ट के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसके लिए मिनिमम कितना मार्क्स लाना है ये भी बता दे रहे हैं कि यूआर और ईडब्ल्यूएस ये दोनों कैटेगरी के लिए 40% लाना नेसेसरी है। 40% से कम अगर कोई लाएंगे तो उनका सिलेक्शन में नहीं काउंट किया जाएगा, वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा। ओबीसी के लिए है 30% और एसटी एससी के लिए है 30%, यानी 100 में से 30 नंबर कम से कम लाना ही होगा ओबीसी, एसटी और एससी कैंडिडेट को, तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा और तभी मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए विचार किया जाएगा उस पर। अगर उससे कम नंबर आता है तो फिर डिसक्वालीफाई समझा जाएगा। फिर अब है क्या कि आगे की ई कॉल लेटर, कोई भी कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनको बाय पोस्ट किसी भी तरह का कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा। सब लेटर जो है वो ईमेल में या तो फिर मोबाइल में मैसेज जाएगा, वहाँ से जानकारी मिलेगी। फिर जिस बोर्ड से फॉर्म भरे हैं उस बोर्ड का जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको खोल करके और वहीं से सारा कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे एग्ज़ाम के लिए जो आएगा एडमिट कार्ड, वो बाय पोस्ट नहीं आएगा, मैसेज आ सकता है, ईमेल आ सकता है कि एग्ज़ाम का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, ये जानकारी मिल जाएगी मैसेज से। फिर उस वहाँ पे अपना उस बोर्ड का वेबसाइट को खोल करके वहाँ जो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो रहेगा वो डाल करके और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए ये कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्पष्ट लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि कैंडिडेट का अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड होना एकदम ही आवश्यक है। ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों अपना होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का जानकारी रहेगा वो उसी मोबाइल में और उसी ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा। इसीलिए हर कैंडिडेट का अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी है और समय समय पर ईमेल भी चेक करते रहना है, मैसेज भी देखते रहना है और साथ में बोर्ड का वेबसाइट भी चेक करते रहना है। अब परीक्षा से 10 दिन पहले सेंटर का पता चलेगा कि मेरा सेंटर कहाँ मिला है, और सेंटर जो मिल जाएगा, एक बार जो सेंटर अलॉट हो जाएगा वही सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना होगा। सेंटर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। 10 दिन पहले पता चलेगा सेंटर कहाँ है और एग्ज़ाम से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। जब एग्ज़ाम 4 दिन बचा हुआ रहेगा उस समय अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद रह गई कि एग्ज़ाम देने के लिए जब जाएंगे तो एग्ज़ाम के दिन अपना एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले करके जाना है। चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, कोई भी चीज़ हो, अपना एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल में ले करके जाना है। नहीं तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। फिर आगे एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो फ़ोटो अभी अपलोड करेंगे वो करंट फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। चश्मा टोपी कुछ लगा हुआ फ़ोटो में नहीं होना चाहिए। और जो फ़ोटो अभी अपलोड करेंगे उसका यहाँ लिखा हुआ है कि 12 कॉपी कम से कम करा करके उसका फ़ोटो को रख लेना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं तो फिर बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल अगर हो जाता है तो फिर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी हो जाएगा तो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सब हर समय में फिर फ़ोटो का ज़रूरत पड़ता रहेगा। तो वही फ़ोटो वहाँ पे मांगा जाएगा जो फॉर्म भरने के टाइम में दिए हैं। तो इसलिए जो फ़ोटो अभी सबमिट कर रहे हैं उसका 12 कॉपी करके रख लेने के लिए बोला गया है। डीवी के समय जो ओरिजिनल पेपर ले करके जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस समय ओरिजिनल पेपर जो ले करके जाना है उसके साथ में 2 सेट जेरोक्स भी करके और लेके जाना है। और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, स्व अभिप्रमाणित, खुद से उसको अभिप्रमाणित करना है। और 2 सेट में जो भी डॉक्यूमेंट्स डीवी के लिए ओरिजिनल लेके जा रहे हैं उसका 2 सेट जेरोक्स भी करा करके ले जाना है। डीवी हो जाने के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उसमें जितना सीट है उतना कैंडिडेट का रिजल्ट देगा। जब रिजल्ट हो जाता है तो फिर ज्वाइनिंग करना है। और ज्वाइनिंग करने के बाद ट्रांसफ़र के बारे में दिया हुआ नोटिफिकेशन में कि रेलवे के द्वारा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। जिस पोस्ट पर आप जिस बोर्ड के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं उसी बोर्ड में आप ड्यूटी करेंगे। अगर खुद से ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो कम से कम 3 से 10 साल तक दिया हुआ है कि उतना दिन सर्विस अगर आप करेंगे वहाँ तभी आपको कहीं पे ऑन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम इस बोर्ड से उस बोर्ड में जाना चाहते हैं, तो तभी विचार किया जाएगा। इसीलिए सोच समझ के और अभी फॉर्म भरना है कि हम कहाँ भरें ताकि सब तरह से मेरे लिए सूटेबल हो। नहीं तो बाद में फिर जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद लगता है कि ये तो बहुत दूर हो गया, मेरा थोड़ा नज़दीक में भरे रहते। इसीलिए अभी सोच समझ के और फॉर्म भरना है। अब हम आगे इस नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है उसको एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है इसका प्रकाशन की तिथि, ये 22 जनवरी को प्रकाशित हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है 23 जनवरी को। और ये आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 22 फरवरी 23:59 तक, रात के यानी कि 12 बजे के पहले तक 22 फरवरी को अंतिम तिथि है फॉर्म जमा करने का। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय अर्थात 22 फरवरी के बाद आवेदन शुल्क भुगतान की तिथि। फॉर्म जमा हो जाएगा उसके बाद उसका फ़ी पेमेंट करने के लिए 24 फरवरी तक का समय दिया गया है। संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथि और समय, यानी किसी भी तरह का अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता है एग्ज़ाम फॉर्म भरने में तो उसका संशोधन करने के लिए 25 फरवरी से 6 मार्च तक इसका समय दिया गया है। यहाँ स्पष्ट लिख दिया है कि खाता बनाएं, क्रिएट एन अकाउंट। फॉर्म में भरे गए विवरण और चयनित रेलवे के विकल्प में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यहाँ समझ लीजिए कि जो फॉर्म अगर भरने में कुछ गलती होता है तो उसके लिए जो समय दिया गया है 25 फरवरी से 6 मार्च तक का, तो उसमें आप अकाउंट पहले क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर कोई पहली बार फॉर्म भर रहे हैं रेलवे का तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके और पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के समय मोबाइल और ईमेल दोनों में ओटीपी जाएगा, उसको सबमिट करना होगा तब अपना अकाउंट क्रिएट होगा। और अगर कोई पहले से भी रेलवे में कोई फॉर्म भरे हैं और वो अपना अकाउंट बना चुके हैं पहले ही,
तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके और वो पहले वाला ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सब डाल करके और उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से अपना लॉगिन करके और वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पहले नहीं अकाउंट बनाए हैं तो उनको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसके लिए ईमेल आईडी होना और मोबाइल का होना ज़रूरी है। तो अकाउंट क्रिएट करने के समय में जो विवरण दिए हैं वो और रेलवे जो चयन किए हैं किस बोर्ड से हम फॉर्म भर रहे हैं, ये दोनों चीज़ में संशोधन नहीं होगा। बाकी ये दोनों को छोड़ करके संशोधन कर सकते हैं इस डेट के बीच में। आगे फिर इसमें जो ज़रूरत वाला चीज़ है वो दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रारंभिक वेतन 18,000 रुपये रहेगा और फिर चिकित्सा मानक मेडिकल फिटनेस किस पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए वो आगे दिया हुआ है, उसको ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती परीक्षा में भाग लेने से वंचित उम्मीदवारों को छूट प्रदान करने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है। ये 3 साल का छूट इसीलिए दिया गया है जो कि यहाँ पे 18 से 36 वर्ष लिखा हुआ है, नहीं तो ऐसे 18 से 33 वर्ष रहता। यहाँ पे आगे निर्देश दिया है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 22 फरवरी तक के लिए निर्धारित योग्यता पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। 22 फरवरी के बाद अगर कोई रिजल्ट आ रहा है कि नहीं का तो वो मान्य नहीं होगा, वो चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए दिया हुआ है उम्मीदवार का अपना मोबाइल नंबर और वैध तथा सक्रिय वैधानिक ईमेल आईडी होना चाहिए और भर्ती की पूरी अवधि तक उन्हें सक्रिय रखना चाहिए, क्योंकि आरआरबी या आरआरसी द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं केवल एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजी जाएंगी। आरआरबी या आरआरसी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ईमेल पते में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। इस सीईएन के अंतर्गत एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी के माध्यम से केवल एक ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति होगी। आगे फ़ी पेमेंट के बारे में जहाँ दिया है वो चीज़ को अभी हम बता देना चाह रहे हैं कि जो फ़ी पेमेंट किया जाएगा वो अगर फॉर्म भरा रहे हैं कहीं पे साइबर कैफ़े वाले से जा कर के, तो फ़ी पेमेंट अगर वो अपना क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड या यूपीआई से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो फॉर्म भरने के समय में एक ऑप्शन वहाँ पे मांगा जाएगा, जो पैसा रिटर्न किया जाएगा 400 रुपये। अगर 500 अभी पेमेंट कर रहे हैं तो 400 रुपये में से बैंक का चार्ज काट करके जो रिटर्न किया जाएगा उसके लिए किस अकाउंट में चाहते हैं ये चीज़ वहाँ पे भरने के लिए रहेगा। तो अगर जिस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं अगर उसी अकाउंट में रिटर्न चाहते हैं तो वहाँ पे उसी अकाउंट को दे देना है, और अगर दूसरा अकाउंट में चाहते हैं रिटर्न लेने के लिए तो जिस अकाउंट में चाहिए उस अकाउंट का अकाउंट नंबर, नाम और आईएफएससी कोड सब सारा डिटेल उसका भरना होगा। तो अगर कोई पहली बार अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहे होंगे तो उनको हो सकता है अगर जानकारी नहीं हो तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जो फॉर्म भर रहे हैं साइबर कैफ़े वाले अगर वो अपना अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं तो फिर उसी अकाउंट में रिटर्न लेने का कहीं वो नहीं कर दे, ताकि बाद में जब पैसा रिटर्न होगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा तो पैसा रिटर्न ही नहीं हो रहा है, जबकि वो पैसा उस साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में आ गया रहेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान देना है कि जब पेमेंट चाहे अपना अकाउंट से कर रहे हों या तो फिर साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट से पेमेंट कर रहे हों, लेकिन रिटर्न जो चाहिए वो अपना अकाउंट उसमें दे देना है। आगे दिया हुआ है क्या, मेडिकल फिटनेस के लिए आगे दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए फिटनेस क्या होना चाहिए, इसके बारे में आगे सब डिटेल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है कि अंतिम क्षण की व्यस्तता से बचने के लिए अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफ़ी पहले पंजीयन कराएं और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।
क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण के अंतिम दिनों के दौरान इंटरनेट या वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर लॉगिन करने में असमर्थता या असफलता की संभावना हो सकती है। ये पहले हम बता चुके हैं कि अंतिम तिथि में लोड बढ़ जाता है, जिसके कारण से नई साइट खुलने लगता है। इसीलिए अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है और समय पर अपना फॉर्म भर लेना है। किसी भी तरह का हेल्पलाइन का अगर ज़रूरत हो फॉर्म भरने पे, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, उससे पर संपर्क कर सकते हैं। कदाचार का दिया हुआ है कि प्रतिबंधित सामग्री क्या क्या है, ब्लूटूथ फ़ोन ये सब लेकर के नहीं जाना है, नहीं तो फिर आगे रेलवे परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित हो जाएंगे। परीक्षा का चरण यहाँ पे लिख दिया है कि यह परीक्षा एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी होगी। रेलवे प्रशासन को एकल अथवा बहुस्तरीय पद्धति या स्तर में सीबीटी परीक्षा को आयोजित करने का अधिकार है। सीबीटी में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी फिजिकल में सम्मिलित होना पड़ेगा। इसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच कराई जाएगी। बुलावा पत्र में दिया है कि अभ्यर्थियों को आईआरआरसी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए गए लिंक से शहर और परीक्षा की तिथि की सूचना, ई कॉल लेटर और यात्रा प्राधिकार डाउनलोड करना होगा। आगे जो हम जानकारी दे चुके हैं सारा कुछ वही सब का डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। निगेटिव मार्किंग देखिए दिया हुआ है कि सीबीटी में गलत उत्तरों के लिए निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट लिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर एक क्वेश्चन को गलत अगर करते हैं तो उसका 1/3 अंक कट जाएगा। इसीलिए जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है वही क्वेश्चन को टिक लगाना है, नहीं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। आगे लगभग सब जानकारी तो हम दे चुके हैं। अब किस किस बोर्ड में कितना सीट है और देखिए ये हो गया चिकित्सा मानक, कौन सा पोस्ट के लिए कितना होना चाहिए मेडिकल फिटनेस, ये यहाँ पे दिया हुआ है। A2 A3 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। अब ये C1 C2 किस पोस्ट के लिए है ये चीज़ फिर आगे दिया हुआ है। आयु की गणना यहाँ पे 18 से 36 वर्ष 1 जनवरी 2025 को आयु की गणना की जाएगी। 1833 है नॉर्मल के लिए, लेकिन इस नोटिफिकेशन के लिए 18 से 36 है। फिर ये जो छूट दिया गया है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओबीसी को 3 वर्ष का, एसटी एससी को 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और ये आयु की गणना करने के लिए आगे ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे 18 से 36 वर्ष दिया गया है कि आयु होना चाहिए, कोई भी कैटेगरी का हो वो सभी के लिए है। बाकी जो छूट मिलता है वो फिर बाद से उसका काउंट किया जाएगा। तो यहाँ अगर कोई यूआर और ईडब्ल्यूएस कोई यूआर कैंडिडेट है तो वो सब का डेट 2 जनवरी 1989 होना चाहिए, उससे पहले का होगा तो नहीं चलेगा। लास्ट है 1 जनवरी 2007, यानी 2 जनवरी 1989 से 1 जनवरी 2007 तक के बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 जनवरी 1986 से 1 जनवरी 2007 के बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एसटी एससी के लिए 2 जनवरी 1984 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिख दिया गया है कि इस तालिका में दी गई एसटी एससी और ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए जन्म तिथि सीमा में समुदाय की आयु में छूट शामिल है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि जनरल हो गया 18 से 36 वर्ष उम्र होना चाहिए। अब 36 वर्ष तो सभी के लिए है ये। अब जो 3 साल का ओबीसी को छूट मिलता है तो वो 36 और 3 39 वर्ष हो गया। तो 39 वर्ष के लिए डेट ऑफ बर्थ क्या होगा वो यहाँ पे लिख दिया है कि इस डेट ऑफ बर्थ से इस डेट ऑफ बर्थ के बीच होना चाहिए ओबीसी का। और एसटी एससी को अगर 5 साल का छूट मिल रहा है तो 36 और 5 41 हो गया, तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ हो गया 1984 से लेकर के 2007 तक का।
इस बात को अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ दे दिया है किस डेट से किस डेट के बीच होना चाहिए। ये शैक्षणिक योग्यता का दिया हुआ है कि 22 फरवरी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। परीक्षा शुल्क 500 रुपया है। 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काट कर शेष राशि वापस यथा समय की जाएगी। ये बैंक शुल्क का भी ये बता चुके हैं, वो दिया हुआ है। आगे फिर बता दे रहे हैं लेन देन से संबंधित अगर पैसा जो कटाना है अकाउंट से, उसमें अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा हो या तो फिर रिटर्न नहीं आया हो तो ये सब जो नंबर ईमेल आईडी दिया है उस पर संपर्क किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया में देखिए यहाँ पे दिया है कि उम्मीदवार को आरआरबी किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर उसके सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा उन्हें परीक्षा से डिबार कर दिया जाएगा। अगर एक बोर्ड से ज़्यादा किसी बोर्ड में अगर फॉर्म भरते हैं तो वो आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, पहले एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद DV होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बारे में यहाँ लिखा हुआ है समय 90 मिनट, जिसमें सामान्य विज्ञान से 25, गणित से 25, सामान्य बुद्धिमत्ता से 30 और सामान्य जानकारी और समसामयिकी से 20। प्रश्नों की कुल संख्या 100। 1/3 रहेगा नेगेटिव मार्किंग, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए, 40% मार्क्स मिनिमम आना चाहिए। जनरल के लिए, EWS के लिए भी 40%, OBC के लिए 30%, ST SC के लिए 30%। आगे पाठ्यक्रम है, क्या क्या पूछेगा, सिलेबस वो दिया हुआ। गणित में क्या क्या पूछेगा, सामान्य बुद्धिमत्ता में क्या पूछेगा, विज्ञान में क्या क्या पूछेगा, सामान्य समसामयिक और सामान्य जानकारी से में क्या क्या पूछेगा, ये सब दिया हुआ है। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये 3 गुना उम्मीदवार को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ये भी तो बता चुके हैं पहले हम। रैशनलाइजेशन, अंकों का सामान्यीकरण, जब भी एक ही पाठ्यक्रम के लिए CBT परीक्षा कई सत्रों में आयोजित की जाती है तो विभिन्न चरणों के लिए उम्मीदवारों का चयन उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर होता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पर भी। यहाँ दिया हुआ है कि फ़ोटो जो रहेगा वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में पूरा जानकारी दिया हुआ है कि जो पृष्ठभूमि है वो हल्के रंग का होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 50 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सब दिया हुआ है सब फ़ोटो के बारे में। आगे है सिग्नेचर जो है वो कैसा होना चाहिए, 30 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। आवेदक को केवल काली स्याही वाली पेन से सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर करना है, वाइट पेपर पर लेकर के और ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है और उसी को स्कैन करके और अपलोड करना है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पश्चात आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर सकेगा। ये लिख दिया है, जब सबमिट हो जाएगा फाइनल तो फिर उसमें किसी भी तरह का सुधार नहीं हो सकेगा। इसीलिए फॉर्म को सोच समझ के ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अमान्य आवेदन, निरस्त आवेदन कब अमान्य होगा या तो फिर निरस्त होगा, कैंसिल जो होगा आवेदन वो किस परिस्थिति में होगा। पहला पॉइंट दिया है कि एक ही CAN के लिए विभिन्न RRB या एक ही RRB को कई आवेदन, जैसे इसी एक ही नोटिफिकेशन जो अभी है उसी नोटिफिकेशन में कई RRB को अगर लेटर अप्लाई करते हैं, जैसे ये RRB कलकत्ता से भी भर दिए, गुवाहाटी से भी भर दिए, तो वैसा केस में आवेदन कैंसिल हो जाएगा। या तो फिर एक ही RRB में अगर ज़्यादा एप्लीकेशन भर दे रहे हैं, एक भरे फिर दूसरा भी भर दे रहे हैं, तो भी वो कैंसिल हो जाएगा।
दूसरा दिया हुआ या मान्य हस्ताक्षर। या मान्य हस्ताक्षर यानी कि जिस तरह से हस्ताक्षर के लिए बोला गया है वैसा अगर सिग्नेचर नहीं रहेगा तो भी आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगला है पॉइंट, या पूर्ण या गलत तरीके से भरा गया आवेदन। अगर आवेदन को पूरा नहीं भरते हैं या तो गलत तरीके से भरते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। आवेदन ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 22 फरवरी 2025 तक पद के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रखना। जो योग्यता है निर्धारित किया हुआ वो योग्यता अगर इस डेट तक नहीं अगर पूरा कर रहे हैं तो वो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अधिकतम आयु या कम आयु या गलत तरीके से भरी गई जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ के लिए है। किसी भी आरआरबी आरआरसी की वंचित सूची में उम्मीदवार का नाम, अगर पहले कुछ अनफेयर काम किए हैं आरआरबी में तो डिबार अगर कर दिया गया है और वो अगर फॉर्म फिर से भर देते हैं तो फिर आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया हो, पहले अगर किसी सर्विस से सस्पेंड हुआ है तो वो अगर फॉर्म भरते हैं तो फिर वो आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा। कोई अनियमितता जो आरआरबी द्वारा देखी गई हो और या मान्य पाई गई हो। दस्तावेज का सत्यापन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बारे में दिया है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ सभी दस्तावेजों की स्व प्रमाणित फोटोकॉपी की 2 प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। बता चुके हैं पहले हम कि सारा जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसका 2 सेट में जेरोक्स करके उसको सेल्फ अटेस्टेड करके भी लेके जाना है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां और हस्ताक्षर अपने डीवी तिथि से पहले पोर्टल ये दिया हुआ है इसके माध्यम से अपलोड करें। इस पोर्टल पे अपलोड कर लेना है। सभी प्रमाण पत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। प्रमाण पत्र जो भी रहेगा वो सारा अंग्रेजी या तो हिंदी में होना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन की तिथि के समय अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसीलिए जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल पेपर वो सारा पहले से निकाल करके रख लेना है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई अनुपस्थित रहते हैं तो वो रद्द कर दिया जाएगा। ये दिया हुआ है विभिन्न आरआरबी का विवरण एवं उनकी वेबसाइटों के पता निम्न अनुसार है। जिस बोर्ड से भरना चाहते हैं सभी बोर्ड का यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है। जिस बोर्ड से भरना है उसका वेबसाइट एड्रेस को खोल करके और वहाँ पे जाके आवेदन करना है। सभी बोर्ड का दे दिया है यहाँ पे एड्रेस। ये हो गया आरआरसी का एड्रेस। ये है शॉर्ट फॉर्म किसका क्या होता है वो दिया हुआ है डिटेल। ये आगे है ये फॉर्मेट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप। जो एसटी एससी कैंडिडेट जो जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरह सभी का फॉर्मेट दिया हुआ। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का प्रारूप इस तरह का होना चाहिए। सभी का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए दिया हुआ है बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता। अगर कोई विकलांग है तो वो किस पोस्ट के लिए भर सकते हैं किस पोस्ट के लिए नहीं भर सकते हैं वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ 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 नहीं। तो किस तरह का विकलांगता है वो किस पोस्ट को भर सकते हैं किस पोस्ट को नहीं भर सकते हैं। ये है सभी के लिए पैरामीटर जैसे सहायक है एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम ये एसएनटी विभाग हो गया। उसमें चिकित्सा मानक जो है B1 C1 B2 ये सब जो बता रहे थे ऊपर में जो दिया हुआ था वो इस पोस्ट के लिए इस उप विभाग के लिए ये होना चाहिए मेडिकल फिटनेस। अब इसमें कितना आई साइट का होना चाहिए 6/6 की 6/9 की 6/12 ये आगे दिया हुआ था उधर फॉर्म में पीछे वाला में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए मेडिकल का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए। ये आयु हो गया 18 से 36
ये 10वीं पास या तो ITI हो गया क्वालिफिकेशन। ये सभी पोस्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। अब देखिए आगे ये है सीट दिया हुआ कि कौन सा बोर्ड में किस पोस्ट के लिए कितना सीट है। जैसे सहायक हो गया SNT सिग्नल टेलीकॉम का, पश्चिम रेलवे में अनारक्षित है 150, अनुसूचित जाति का है 69, अनुसूचित जनजाति है 29, अन्य पिछड़ा वर्ग है 119, EWS है 45, कुल हो गया 442। मतलब पश्चिम रेलवे में सहायक SNT का हो गया सीट 442। इस तरह से सहायक ब्रिज, इसका पश्चिम रेलवे में कितना सीट है ये दिया हुआ है। ये सारा जो सीट दिया हुआ है ये है कितना सीट है 100, यानी ये किस पोस्ट के लिए है 100। और ये है यहाँ पे दिया हुआ कौन सा रेलवे का, ये पश्चिम रेलवे मुंबई, उसके लिए ये सीट है। मुंबई का जो है पश्चिम रेलवे का जो है सेंटर, उसमें किस पोस्ट का कितना सीट है वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आगे में देखिए ये है उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के लिए कौन सा पोस्ट का कितना सीट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से सभी रेलवे, हुबली के लिए हो गया ये जबलपुर का हो गया, ये भुवनेश्वर हो गया, सभी बोर्ड का हो गया किस पोस्ट में कितना सीट किस बोर्ड में है, ये सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो जिस बोर्ड के लिए भरना चाहते हैं उस बोर्ड में देख लें कि कौन सा सीट में भरना है, वो कितना सीट है ये देख ले सकते हैं यहाँ, और उस हिसाब से अपना भर सकते हैं। आगे फिर किसी भी तरह का अगर अपडेट अगर आता है तो उसको हम अपने इस चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे, और तैयारी करने के लिए भी आगे हम इसका वीडियो शेयर करेंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हर एक अपडेट मिलता रहे। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। ये जो परीक्षा होगी ये कंप्यूटर बेस्ड है और किसी भी तरह की जानकारी बाय पोस्ट नहीं दी जाएगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही कांटेक्ट में रहना है, तभी सब जानकारी मिल पाएगी। और परीक्षा भर का ये जो फॉर्म भरने का अभी 22 फरवरी है, उस डेट को याद रखना है कि 22 फरवरी के पहले हर हाल में फॉर्म भर लेना है। नहीं तो फिर ये अपना एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि लास्ट में साइट खुलने नहीं लगता है, फिर बहुत परेशानी होती है और बहुत से कैंडिडेट फॉर्म भरने से छूट जाते हैं, वो फॉर्म चाह करके भी नहीं भर पाते हैं। इसीलिए लास्ट डेट का इंतज़ार में कभी नहीं रहना है, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लें। आगे भी किसी भी जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।